So very good morning all. वेलकम टू पीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूनिट 9 एमपीपीएससी से प्री से रिलेटेड, उसमें हम लोगों को हमने लास्ट सेशन में दो सेशन में हम लोगों ने वो एआई से रिलेटेड आपके सॉल्व किए थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग हमने उनको देखा था। आज ये एआई का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एआई की अगर हम लोग बात करें तो एआई जो है वो एक तरीके से हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा था। हर चीज हमने यहाँ पे थोड़ी सी समझी है कि किस तरीके से आपके जो एआई है वो किन कंपोनेंट से मिलके बना है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और एआई से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो आज के टाइम पे हमको देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया कि एआई का इस्तेमाल सब जगह की फील्ड में आजकल किया जा रहा है। आप देखो तो डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी हम लोग देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देख रहे हैं, सब में एआई इनबिल्ट आने लगी है। ठीक है, हर कोई जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आप सामान लेते हो, मोबाइल ले लो या आपके आने वाले जो फ्यूचर में जो गैजेट्स आने वाले, सब किसके ऊपर बेस्ड होंगे? एआई के ऊपर बेस्ड होंगे। एक आपको हल्का सा मैंने ब्रीफ में बताया भी था कि एआई काम कैसे करता है। ठीक है, तो एआई एक तरीके का एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, और वो एल्गोरिथम उसको कहां से मिलता है? लोगों से मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है। जैसे कि अगर हमारी बात है तो हमारा भी जो तजुर्बा है वो कैसे बढ़ता है? एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है, दिन के साथ बढ़ता जाता है। जैसा आप फील करते जाते हो, जैसा आप एक्सपीरियंस करते हो, वैसे आप और विकास करते जाते हो, उतने आदत डेवलप हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि बचपन में हम लोग देखते हैं कि इतना ज्यादा डेवलप नहीं रहते, पर आगे वाली लाइफ में जब हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलती है, तो हमको पता चलता है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। ठीक है, ये हमारे अंदर भी इनबिल्ट नहीं था। वैसे ही एआई की भी बात करो तो एआई में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पर प्रोग्रामिंग के बाद एल्गोरिथम वो अपने आप नहीं सीखता। वो जब आसपास की चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, कुछ चीज उसको देखने को मिलती है, तब वो अपने एल्गोरिथम में उस चीज को स्टोर करके फिर समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन की तरह प्रोसेस करने की कोशिश करता है वो, जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं वैसे वो भी प्रोसेस करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, तो ये नॉर्मल सी चीजें थी। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था या लास्ट क्वेश्चन था वो कहाँ पे छोड़ा था? वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, जिसको हम लोग वीआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लगभग कम ही लोगों का आंसर मिला था मेरे को। तो क्या दिक्कत आई? वीआर का पता नहीं है हम लोगों को, क्या होता है वीआर? वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी काम कैसे करती है? क्या होता है वर्चुअल रियलिटी में? क्या होता है? आजकल गैजेट्स आ रहे हैं ना वर्चुअल रियलिटी पे, आपने देखो एप्पल ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। ठीक है, इससे पहले भी हमारे जो वीआर से रिलेटेड बहुत सारे गैजेट्स हैं। अभी आप देखोगे तो 1-2 हज़ार रुपए में भी आपको वीआर मिल जाएगा, पर क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर रहेगा। होता क्या है वीआर को पहनने से? 3D ग्लासेस हम लोगों ने देखे हैं, कभी 3D ग्लासेस से मूवी देखी है आप लोगों ने? नॉर्मल ग्लासेस मतलब नॉर्मल देखने जाओ और 3D फॉर्म में 3D ग्लासेस से देखो तो अंतर दिखता है आप लोगों को? ठीक है, तो आपको लगता है कि लगभग जो स्क्रीन है वो दूर होने की जगह बिल्कुल पास आ गई है उन ग्लासेस को पहनने के बाद। वैसे ही हमारे वीआर भी होते हैं, एक तरीके की वर्चुअल रियलिटी है, वो ग्लासेस की फॉर्म में रहते हैं पर बड़े रहते हैं, उसके अंदर लेंसेज रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो हमको कैसा एक्सपीरियंस दे। एक तो बोलते हैं वो 3D नियर आई एक्सपीरियंस हमको प्रोवाइड करता है। 3D नियर आई मतलब कि वो चीज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे साथ ही हो रही है। या अगर एग्जाम्पल के रूप में देखो तो अभी क्रिकेट मैच चलते हैं ना, तो क्रिकेट में आप लोग स्टेडियम में जाके मैच देखते हो। अगर आपको स्टेडियम में नहीं जा सकते तो आप उसको फील करने के लिए क्या कर सकते हो? वीआर का इस्तेमाल कर सकते हो। जियो सिनेमा में आप देखोगे तो एक वीआर का अलग से ऑप्शन आता है, यूट्यूब पे भी आता है। यूट्यूब पे आप कभी सर्च करोगे तो जब ऑप्शन में मतलब आप जो 3 आपकी डॉट्स लगी रहती है उस पर क्लिक करोगे तो जहां पे आप सेटिंग चेंज करते हो ना कि क्वालिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, वहां पे लिखा भी आता है वॉच इन वीआर। तो वीआर से मतलब क्या होता है कि अगर उन हैंडसेट को आप लगा लोगे तो जो भी चीज जो भी वीडियो आप देख रहे हो वो आपको कैसा फील देगी? बिल्कुल रियलिस्टिक फील देगी। रियलिस्टिक फील मतलब कि रियलिस्टिक एक्सपीरियंस की लग रहा है कि आपको जैसे क्रिकेट देख रहे हो तो लग रहा है कि आपको वो स्टेडियम में बैठ के आप क्रिकेट देख रहे हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें। या गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग में भी आजकल वीआर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। तो अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम स्क्रीन पे खेला जाता है ना, अगर वीआर ग्लासेस आपने लगा लिए तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही आप वहीं पे गेम में खुद ही खेल रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से वीआर का डिजाइन किया गया है। तो अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में क्या दे के रखा है? पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस के बारे में बात की मैंने कि एक तरीके का एक्सपीरियंस होता है जो कि जिसमें आपको लगता है कि आपका पार्टिसिपेशन, आप उसी गेम में या उसी मैच में क्या कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा वीआर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो वीआर है वो एक तरीके से हमको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मतलब कि लग रहा है कि आपको वही चीज आप ही कर रहे हो। मैच की बात करी तो आप स्टेडियम में बैठ के देख रहे हो, गेम की बात करी तो आप खुद गेम खेल रहे हो। ठीक है, दूसरा नहीं खेल रहा, आप खुद ही गेम खेल रहे हो। तो उस तरीके से हमारे जो बोल सकते हैं वीआर को डिजाइन किया गया है, जो कि 3D नियर आई एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है या इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टेक्निक वो हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टेकन फ्रॉम। तो ये माइक्रो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहाँ से ली गई है? ठीक है, ये बोल सकते हैं श्रम वैदिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से लेके रखी है? क्या होता है ये माइक्रो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी? देखो पहले ये समझ लो कि माइक्रो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती क्या है। किसी भी मशीन की एबिलिटी, किस चीज के लिए? एबिलिटी टू जज एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे साथ भी कोई ऐसी एक्सपीरियंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को जज करते हैं ना, और जज करने के बाद उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज को मशीन की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? माइक्रो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। एक तरीके की एबिलिटी जिससे हम चीजों को जज कर सके और जज करने के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सके या उसको समझ सके, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से निकल के आया है? हमारा वैल्यू एडिड नेटवर्क से निकल के आया है। ठीक है, जो हमारी माइक्रो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से निकल के आई, ये अवधारणा कहां से निकल के आई है? तो बोल सकते हैं वैल्यू एडिड नेटवर्क से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक तरीके की एबिलिटी होती है जिससे मशीन क्या है, किसी चीज को जज कर सकती है, मतलब समझ जज भी कर सकती है और साथ में उस चीज को समझ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टीच एआई इन अ स्कूल एजुकेशन? अब तो सब इसका आंसर दे दो, ये लोग, ये तो हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो हमने इसकी बात की थी कि केरल में जो एआई है उसका इस्तेमाल स्कूल में होना भी स्टार्ट हो गया है। एआई हमने टीचर भी देखा था थोड़े दिन पहले कि एक एआई टीचर भी हमको देखने को मिला था, एआई बेस्ड टीचर। तो ये किस ईयर में हमको देखने को मिला था? 2023 में। एक और आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार डिजिटल लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराई थी? लोक अदालत जानते हो ना, हमारे इधर भी होती है, सब जगह पे होती है, सब जिले वाले एरिया में। तो जो लोक अदालत थी, सबसे पहले लोक अदालत को डिजिटली किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज करवाया था? अपन एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी से रिलेटेड एमपी होगा? नहीं भैया, डिजिटल सबसे पहले किसने करवाया था? राजस्थान ने कराया था। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल लोक अदालत कहाँ, किस स्टेट में हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी? तो कल हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, अभी करंट से रिलेटेड है। तो चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कल बताया था ना, सबके आंसर चाहिए थे, एक ही क्या है? कल नहीं बताया मैंने? तो क्या बताया था मैंने आपका फुल फॉर्म? जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो कहां लिखा है यहाँ पे? ये रहा। ठीक है, तो जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर किसका फुल फॉर्म होता है? जीपीटी का। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहां से बनाना शुरू करो। ये चैट जीपीटी जो है वो किस कंपनी ने बनाया था? ठीक है, कौन सी नाम की कंपनी थी वो? ओपन एआई नाम की एक कंपनी थी। कहाँ की कंपनी है?
कहाँ बेस्ड, किस कंट्री की बेस्ड कंट्री है ये? यूएसए की बेस्ड, सैन फ्रांसिस्को में बनी थी ये। किस ईयर में बनी थी? मंथ और ईयर भी बताओ। पता है किसी को ईयर? अभी का है भैया, ज्यादा पुराना थोड़ी ना है ये। नवंबर 2022। ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं था, पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो एक बहुत नामी इंसान ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। कौन था वो? स्टार्टिंग में फंडिंग नहीं मिल रही थी, मतलब ज्यादातर लोगों ने इसने कॉन्टेक्ट नहीं किया था, पर एक इंसान था जिसको भरोसा था कि एआई आने वाला फ्यूचर, मतलब आने वाले भविष्य का बोल सकते कि हमारा एक जरिया है। कौन था वो? एलन मस्क थे। ठीक है, तो एलन मस्क ने स्टार्टिंग में इस कंट्री को फंड किया था। ठीक है, और आज के टाइम पे आप देखोगे तो वो करंट में भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि एलन मस्क ने इस कंपनी को सू कर दिया है। सू मतलब कि एक तरीके से केस चल रहा है उनके बीच में कि कुछ भी जो पार्टनरशिप हुई होगी, जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, उस कंपनी ने सही से फॉलो नहीं करा, तो अभी इनके बीच में केस चल रहा है, ये करंट में चल भी रहा है। तो याद रखना कि इनिशियल डेज में इस कंपनी को फंड किसने किया था? एलन मस्क ने किया था। और अभी रिसेंटली बात करोगे तो 2 बार इसकी फंडिंग उठ चुकी है, और अभी लास्ट 2 फंडिंग किसने दी थी? अब इनको माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी याद रखना। अब इसके बाद याद आती है कि इसके फाउंडर कौन है, या करंट ओनर कौन है इसका? ओपन एआई, चैट जीपीटी के, या ओपन एआई की बात कर रहे हैं? ओपन एआई नहीं बनाया ना, तो ओपन एआई कंपनी के अभी ओनर कौन है जिसने चैट जीपीटी को बनाया था? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? लेटेस्ट में ही चल रहा है ये सभी। चैट जीपीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए यही टॉपिक है, एआई से रिलेटेड। ठीक है, तो सैम्यूल एल्टमैन, जिसको हम लोग सैम एल्टमैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अभी करंट सीईओ भी यही है। ठीक है, इस कंपनी के। ठीक है, और एक और याद रखना कि इसके साथ में एक और इंसान है जिसका नाम जोड़ा जाता है, तो ग्रीक ब्रॉकमैन जो है वो भी इसके बोल सकते हैं कि को फाउंडर माने जाते हैं इस कंपनी के। ठीक है, तो ग्रीक ब्रॉकमैन अगर आपको कहीं दिख जाए तो वो दोनों के दोनों, इन दोनों ने मिलकर ओपन एआई को स्टार्ट किया था। पर आप प्रेजेंट में बात करो कि इस ओपन एआई के सीईओ कौन है, तो हमारे सैम ऑल्टमैन है, सैम्यूल एल्टमैन है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में कौन सा वर्जन चल रहा है जीपीटी का? अभी हम लोगों ने देखा था 3.5 आया था, 3.5 के बाद हमारा 4 भी आ गया। अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है? इसकी टेस्टिंग चल रही है, मतलब फुली तरीके से लॉन्च नहीं किया है, पर टेस्टिंग में है, वो आने वाला है। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है बॉयज? इस चीज का तो पता होगा। हमारा अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है? जीपीटी 4o। ठीक है, 40 नहीं है, ओ है वो। अभी लेटेस्ट में आप बात करोगे तो हमने 3.5 देखा था चैट जीपीटी का, फिर 4 भी आया, फिर 4 के बाद अभी टेस्टिंग किसकी चल रही है? इनिशियल मतलब खत्म होने वाली है 4o की। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जीपीटी की। तो हमने देखा था ये चैट जीपीटी है क्या? क्या है? करता क्या है? क्या है? चैट बॉक्स ही है ना, तो एक तरीके का चैट बॉक्स है जो कि क्या करता है? ह्यूमन की तरह आंसर देता है। ठीक है, बस ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस है कि आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर उसमें लिखोगे तो उसके पास अब इतनी नॉलेज हो चुकी है कि इतनी एल्गोरिथम्स उसने रीड कर ली है कि अब वो सारी की सारी जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका सिस्टमेटिकली आंसर दे देता है। ठीक है, अगर नॉर्मली आप नॉर्मली आप बात करो तो आप वो एमपीपीएससी के मेंस के एग्जाम लिख, वो आप वो मेंस के जो पेपर्स लिखते हो वो उसका भी डिटेल बना के दे सकता है। अगर आपको मान के चलो कि मेंस हुआ पिछले साल का और आपको आंसर नहीं आ रहा, तो वही का वही अगर क्वेश्चन उसमें उठा के पटक दोगे, उसको कॉपी कर दोगे, तो वो लगभग आपको एक कीवर्ड की फॉर्म में दे देगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आप इस आंसर में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, कीवर्ड्स जो हमारे लिए होते हैं। पूरा आंसर नहीं लिखेगा, पर हेडिंग जरूर बता देगा कि पहले हेडिंग में आप इंट्रो दो, इंट्रो के बाद में बीच में बॉडी में आपको क्या लिखना है और किस तरीके से खत्म करना है, ये पूरा का पूरा आपको सिस्टम एक आंसर बना के दे देगा वो। तो एक तरीके का चैट बॉक्स ही है, पर उसमें इतनी एल्गोरिथम्स अब फिट हो चुकी है, इतना उसमें टेस्टिंग हो चुकी है कि नॉर्मली वो ह्यूमन से भी अच्छा आंसर दे सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने देखा कि कॉलेज के असाइनमेंट्स में या बहुत सारे क्वेश्चंस में या बहुत सारे एग्जाम वगैरह में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जाता था।
ठीक है। 3.5 तो फिर भी बहुत कम था, मतलब कि बोल सकते हो कि अच्छा था, पर 4 और 4 जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। हर तरीके के क्वेश्चन, इमेज को जनरेट कर सकते हैं, छोटी मोटी, ये तो लिख ही रहे हो आप लिखकर एक इमेज को जनरेट कर सकते हो कि उसमें अगर आपको लिखना है कि एक रोबोट होना चाहिए जिसमें रोबोट के आसपास में मून होना चाहिए, अगर आपने वो लिख दिया तो वो वैसी की वैसी आपको फोटो बना के, पिक्चर बना के दे देगा। तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है ये चैट जीपीटी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो चैट जीपीटी है ये किस टेक्निक पे काम करता है, किस तरीके की टेक्निक पे काम करता है ये, मशीन लर्निंग, या मशीन लर्निंग के अंदर भी डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, या किस तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो एग्जाम्पल ही दे दिए मैंने कि आपकी मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है या डीप लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है ये, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ये, बताओ। तो वो तो ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया कि एक तरीके से वो क्या करता है, चीजों को मतलब समझने की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है ना। तो ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि अगर मान के चलो जब स्टार्टिंग में इसकी टेस्टिंग हो रही थी, तो टेस्टिंग में क्या करते हैं, वो फ्री कर देते हैं ना, कोई भी वर्जन आता है तो टेस्टिंग में क्या होता है, फ्री क्यों किया जाता है, कि जो भी इंसान है वो इंसान उससे क्वेश्चन पूछे। अब जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आंसर देना पड़ेगा, और आंसर देने के बाद वो खुद अपने आप को जज करता था, अपने आप के रिजल्ट को चेक करता था कि मैंने सही आंसर दिया कि नहीं दिया। तो ये क्या कर सकता है, एडमिट, जो हमारी मिस्टेक्स रहती है उसको भी एडमिट कर सकता है, और मिस्टेक्स को अगली बार सही करने की कोशिश करता है। ये चीज क्लियर होगी। तो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस भी तो यही होते हैं कि हमारे साथ कोई गलत होता है तो हम उससे कुछ सीख लेते हैं, और आगे जाके उसको फिर से करने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि अगर एमपीपीएससी का एग्जाम है, अगर आपने कोई क्वेश्चन प्री में गलत कर दिया, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा कि आपने एक बार सीख लिया उस चीज को कि भैया इसका आंसर ये है, ये नहीं है। अब अगली बार अगर आपको वो क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सेम गलती करोगे क्या, नहीं करोगे। तो वही ये भी करता है चैट जीपीटी, अपनी मिस्टेक्स जो है उसको एडमिट करता है, और फिर आने वाले टाइम पे जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको और सही करके दिया जाता है। ठीक है, तो इससे उसकी जो एल्गोरिथम है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इतना याद रखना कि ये एक तरीके का चैट बॉक्स है जो कि अपनी गलतियों को भी समझता है, अपनी गलतियों को भी देखता है, और फिर आगे जब उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो गलती को फिर से क्या करता है, रिपीट नहीं करता। तो इस चीज का याद रखना। ठीक है, तो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और साथ में ये एक तरीके का मॉडल है, उसके ऊपर काम करता है। कौन सा मॉडल है, मॉडल कौन सा है हमारा, एक हमारा कौन सा मॉडल है, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। ठीक है, जैसे हम LLM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी मेन चीजें याद रखना कि अगर कोई आपसे जीपीटी की बात करे, मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा, जीपीटी की बात कर रहा हूं, कि अगर जीपीटी जो है वो किस तरीके का मॉडल का इस्तेमाल करता है, तो हमारा लैंग्वेज लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछा जाए कि चैट जीपीटी में किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो डीप लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर हमने रिलेटेड आपके बोल सकते फैक्ट्स भी पढ़ लिए कि इसको किसने बनाया था, ओपन एआई ने, एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी थी। ठीक है, जिसको किस ईयर में बनाया गया था, तो नंबर 2022 में। अभी करंट फाउंडर कौन है इसके, मतलब करंट सीईओ कौन है यहाँ पे, तो सैमुअल एल्टमैन। ठीक है, और ये एक तरीके का चैट बॉक्स है जो कि ह्यूमन की तरह आंसर देने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट चैट बॉक्स। दुनिया का सबसे पहला चैट बॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। विश्व का पहला चैट बॉक्स कौन सा है, कौन है, आंसर बताओ सभी। ठीक है, तो सबसे पहला रोबोट जो है वो कौन सा है हमारा, एलेसा है। कौन सा है, एलेसा। किस ईयर में बना था ये, 1966 में बना था। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला चैट बॉक्स कौन सा है हमारा, एलिसा। किसने बनाया था, एक जॉन
मतलब जोसेफ वेजनबम करके एक इंसान थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, और ये याद रखना कि मैंने टर्निंग टेस्ट के बारे में आपको बताया था, वो टर्निंग टेस्ट का एक अर्ली एग्जाम्पल है ये। ठीक है, वो टर्निंग टेस्ट सबसे पहले किस पे हुआ था, तो इसी तरीके के चैट बॉक्स पे हुआ था, एलिसा पे। मैंने बताया था आपको कि वो टर्निंग टेस्ट करता क्या है, जज करता है कि जो हमारी मशीन है वो ह्यूमन की तरह सोच सकती है नहीं सोच सकती। तो इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये अर्ली टेस्ट का एक एग्जाम्पल है टर्निंग टेस्ट का। ठीक है, तो इसको किसने बनाया था, हमारा जे बैजेन जो बम थे, उन्होंने इसको बनाया था। किस ईयर में बनाया था, 1966 में। तो सबसे पहला चैट बॉक्स है हमारा एलिसा, एलिजा। फिर नेक्स्ट देखो, PAI चैट बॉक्स जो कि NPCI की सेवाओं की जानकारी देता है, उसको किसने विकसित किया था। तो ये चीज याद रखना, NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने एक तरीके का चैट बॉक्स बनाया जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने, PAI। अब PAI का फुल फॉर्म क्या होता है, PAI का फुल फॉर्म क्या बताया उन लोगों ने, बताओ सभी। पता है किसी को, PAI का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल AI रखा है उन लोगों ने नाम, है ना। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल AI, जिसको किसने बनाया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा नेशनल बोलो पर्सनल AI है, एक तरीके का चैट बॉक्स है, उसको किस कंपनी ने बनाया। ठीक है, तो किसने बनाया था, को रोवर ने बनाया था। उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, को रोवर। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया था, कोवर ने बनाया था। किसके लिए बनाया था, एक तरीके का चैट बॉक्स है। अगर कोई इसी तरीके का पेमेंट में दिक्कत आती है, किसी तरीके की सर्विस की प्रॉब्लम रहती है, तो हम इस चैट बॉक्स से क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को एक्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि जो बोल सकते हैं कि हमारा NPCI वो किस किस तरीके की फंक्शंस या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरीके का हमारा जो यूपीआई हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, तो यूपीआई भी एनपीसीआई के अंडर ही आता है। ऐसी कौन कौन सी बोल सकते, मेन 4 या 5 चीजें हैं जो कि एनपीसीआई कंट्रोल करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बताओ। एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया। बताओ, आंसर आ नहीं रहे या आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, आ ही नहीं रहे उसमें। देखो, एनपीसीआई की बात करें तो हम लोगों को भीम देखने को मिलता है। ठीक है, भीम वाली जो टेक्नोलॉजी है, भीम ऐप जो है, वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा एनपीसीआई करता है। अभी मैंने आपको बताया मेन चीज जो चल रही है आज के टाइम पे, यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो रुपे कार्ड आता है, आपने देखा है 3 तरीके के कार्ड हमको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से है, एक तो कौन सा है, वीजा जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मेस्ट्रो कार्ड आता है, और तीसरा कौन सा है, रुपे कार्ड। जो रुपे है वो हमारा है, इंडिया का बना इंडिजीनियस कार्ड है, या उसको बढ़ाने के लिए इसलिए कोशिश की जाती है, कोशिश किया जाता है कि ज्यादातर लोग रुपए ले। आज के टाइम पे बोला जाता है कि यार आप देखोगे तो बहुत सी जो साइट्स है ना, वो रुपे कार्ड पे बहुत सारा डिस्काउंट देती है। क्यों देती है, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहते हैं कि इंडिया का खुद का जो कार्ड है वो इंडिया के लोग उसका इस्तेमाल करें, वीजा का और मेस्ट्रो का ना करें। ठीक है, फिर और बोल सकते हैं कि जो हमने NPIMPS के बारे में पढ़ा था, उस पेमेंट सिस्टम को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा NPCI करता है, ये मैंने बताया था आपको। तो इस तरीके की मेन बोल सकते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसको कौन इस्तेमाल करता है, हमारा कंट्रोल करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो NPCI है। तो इसका याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टाइप्स ऑफ या किस किस तरीके की सर्विसेज NPCI प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा यूपीआई तो है ही, भीम ऐप को भी वो कंट्रोल करता है, रुपे कार्ड्स भी वही इशू करवाते हैं या वो उसको कंट्रोल करते हैं, और साथ में हमारा IBPS जो सिस्टम है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, NPCI करता है। ये बोल सकते हो कि जो हमारा NPCI है उसका सबसे बिगेस्ट सक्सेस कौन क्या मानी जाती है, सबसे बड़ा काम उन्होंने इस फील्ड में या बोल सकते हैं कि पेमेंट के फील्ड में करा है, तो वो कौन सा है, और एक और चीज है, बताओ सभी।
बताओ जल्दी, जो 2019 में मिला था, चलो इतना भी बता दिया मैंने। इसके बारे में सुना है? अभी आपके टाइम पे अभी देखोगे तो ज्यादातर जो आपके बैंक अकाउंट्स है वो किससे लिंक्ड है? आधार से लिंक्ड है कि नहीं है? तो वो कराया किसने था? एनपीसीआई ने कराया था। तो 2019 में जो उन्होंने हमारा सिस्टम चालू किया था उसको क्या बोला जाता है? आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि अगर एनपीसीआई की बात करें तो यूपीआई तो है उसका मेन इंपॉर्टेंट सक्सेस की एक तरीके से सफलता, पर दूसरी पहली सक्सेस की बात करूं तो उन्होंने एक पेमेंट को कैसे कर दिया था? आधार से लिंक्ड कर दिया था, जिसके टाइम पे हम आज के टाइम पे देख ले तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता था? आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो कि 2019 में एनपीसीआई का सबसे बड़ी सक्सेस थी। ठीक है, इसलिए आज के टाइम पे हम लोग देखेंगे जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे आधार से लिंक्ड है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि डुप्लीकेट आधार भी नहीं, एक तरीके से उस पर प्रॉपर वॉच भी रहती है कि गवर्नमेंट उसको तरीके से अकाउंट्स को मतलब जज मतलब चेक भी कर सकती है। बैंक के पास भी प्रॉपर अकाउंट्स के बहुत डिटेल रहते हैं। तो इसने बहुत अच्छी एक तरीके से बोल सकते डाटा को मतलब मिक्सअप करने की, डुप्लीकेट करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो गए। ठीक है, तो अकाउंट फालतू में खुल जाते थे, तो आज के टाइम पे एक इंसान खुलवा तो सकता है, पर उसमें आधार जब लिंक्ड रहता है तो हमारे पास प्रॉपर वॉच रहती है। बैंक को भी पूरा का पूरा डाटा जाता है और बोल सकते हैं आरबीआई के पास भी पूरा प्रॉपर के प्रॉपर ये डाटा रहता है, तो गवर्नमेंट एक तरीके से वॉच रख सकती है। ठीक है, एक और मतलब इससे रिलेटेड तो नहीं है पर मतलब एक तरीके से इसके नाम के जैसा है। एक बोल सकते हो कि यूपीएससी की तैयारी आपने देखी है, तो हो गया इसको बोल सकते हैं, इसको जिसमें ही देख लो। एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि एक एआई टूल बनाया गया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हम लोगों ने जैसे पेआई का नाम सुना ना, पेआई वो चैट, तो वैसे ही एक एआई है हम लोगों को, तो वो एआई के बारे में नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, तो एक तरीके का बोल सकते हो कि चैट बॉक्स बना के रखा है, मतलब नाम के जैसा है, फंक्शन तो उसका अलग ही है। पे आई, इसके बारे में सुना है? ये अभी लेटेस्ट में ही आया था। ये एक तरीके से बोल सकते हो कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस एआई के जैसा मतलब जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका काम क्या रहता है? हम लोगों ने देखा है कि बहुत से जो यूपीएससी के एस्पिरेंट रहते हैं वो कौन सा एग्जाम, वो बोल सकते न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। द हिंदूज के बारे में सुना है हम लोगों ने? तो द हिंदूज में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती हैं, और उसमें भी बोल सकते हैं कि एक सेक्शन रहता है जो कि बहुत बड़ा रहता है। एडिटोरियल के बारे में देखा है आप लोगों ने? तो एडिटोरियल का जो पेज रहता है वो कैसा रहता है? बहुत बड़ा रहता है, और एक पेज में लगभग 2 आर्टिकल आते हैं, उसमें 2 एडिटोरियल्स आते हैं। तो वो एडिटोरियल्स को क्या कर सकता है, अगर उस एडिटोरियल की आप फोटो खींच के इस जीपीटी पे डाल दो, तो वो जीपीटी वाला आपका जो वो आपका चैट बॉक्स है वो क्या करता है, एक तरीके से उस एडिटोरियल का पूरा समरी बना के दे देता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारा बोल सकते हैं कि जीपीटी या एआई चैट बॉक्स है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बनाया गया था। तो एक तरीके की कंपनी है जिसका नाम क्या है? पिनाक। ठीक है, पिनाक एआई करके एक कंपनी है जिसने यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक चैट बॉक्स बनाया है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? पाई जीपीटी। ठीक है, उस जीपीटी क्या करता है कि जो बड़े से बड़े लेंथी आंसर्स रहते हैं या एडिटोरियल्स रहते हैं या बहुत सारी चीजें जो कि लेंथी फॉर्म में दे के रखी है, उसका फोटो खींच के अगर आप उस जीपीटी पे आप बोल सकते हो इस चैट बॉक्स पे अपलोड कर देते हो, तो उस चीज की आपको क्या मिल जाती है? समरी मिल जाती है। पर बेसिकली उन्होंने ज्यादातर फोकस किस पे करा था? एडिटोरियल पे किया था। बाकी के एडवांस किया जा रहा है, पर मेन स्टार्टिंग बेस जो था वो किस लिए था कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग की जाती है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कोई इंसान अगर पढ़ना शुरू करे हिंदूस, तो उसको 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं प्रॉपरली अगर उसको पढ़े तो। ठीक है, आदत के साथ वो हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाते हैं कि आधे घंटे में या 45 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है कि 45 मिनट में वो खत्म हो जाता है अगर किसी को आदत हो गई है उसको पढ़ने की। तो वही चीज़ स्टार्टिंग के जो बच्चों को दिक्कत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो उस चीज़ को आसान करने के लिए एक चैट बॉक्स बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि नाम लगभग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे पी आई चैट बॉक्स है और यहाँ पे पी ए आई जीपीटी के नाम से, जो कि बनाया किस कंपनी ने था? पिनाक एआई ने बनाया था। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, रीवा क्या है? व्हाट इज रीवा? तो पढ़ा था हम लोगों ने रीवा के बारे में।
पहले तो इसका फुल फॉर्म बता दो। रीवा का फुल फॉर्म क्या बताया था? आंसर तो ठीक है बता देंगे हम लोग, पहले फुल फॉर्म तो बताओ। ठीक है, तो लोगों ने आंसर बता दिए, फुल फॉर्म भी बता दो। ठीक है, तो क्या है फुल फॉर्म यहाँ पे? रोबोट फॉर इंटरएक्टिव बॉडी। ठीक है, तो रीवा जो है उसका फुल फॉर्म क्या बता के रखा था? रोबोट फॉर इंटरएक्टिव बॉडी। तो वो एक तरीके का कैसा रोबोट है? एक बोल सकते हैं कि नर्स की तरह, या रोबोटिक नर्स है, या फ्लाइंग रोबोट है, स्विमिंग रोबोट है, या इंडस्ट्रियल रोबोट है। तो बताया था मैंने आपको कि वो एक तरीके का रोबोट है जो कि क्या कर सकता है, लोगों को लिफ्ट कर सकता है। और लिफ्ट किस लिए किया जाता था? तो जो पेशेंट्स उठ नहीं पाते हैं अपने बेड से या जा नहीं सकते, तो उन पेशेंट्स को लिफ्ट करके वो अपने बेड पे रख सके, तो इसलिए इस रोबोट को बनाया गया था। तो कैसा रोबोट है? जो नर्स का काम करता है। ठीक है, तो एक रोबोटिक नर्स है। बताया था मैंने, लिफ्ट कर सकता है वो, तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से उसके जो हाथ रहते हैं उनको लिफ्ट करके वो आपको अलग से बेड पे रख सकता है। मैंने ये भी बताया था किस कंट्री ने बनाया था ये, किसने बनाया था? किस कंट्री ने बनाया इसको? बांग्लादेश ने बनाया। ठीक है, तो बांग्लादेश ने बहुत बढ़िया काम कर दिया इस चीज में। नेक्स्ट देखो, द टेक्नोलॉजी टू मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस इज। ये पहले का क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो जो भी बोल सकते हैं बुद्धिमानता प्रदर्शन को नापने की तकनीक को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा, इसको क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम बोला जाता है। तो पूरे मतलब हम लोगों ने लेसन में एल्गोरिथम का बहुत बार इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखो, इंटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, किस चीज से रिलेटेड है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सही आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, प्लेइंग गेम्स और कंप्यूटर, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। मशीन की बुद्धिमान बनाना, अपने आप को मशीन पर प्रोग्राम करना, या अपनी बुद्धि को मशीन में डालना। कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो अगर सही आंसर देखने की कोशिश करो तो क्या होगा? आप प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस ऑन द मशीन बाय योरसेल्फ, या पुटिंग योर ब्रेन इनटू द मशीन। हम क्या करते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं ना। प्रोग्राम करने के बाद एल्गोरिथम तो उसके अंदर फिट रहती है। एल्गोरिथम फिट होने के बाद वो चीजों को अपने आप सीखता है, या हम सिखाते हैं उसको? मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपना जो दिमाग है वो उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, और दिमाग हमारा क्या करता है, चीजों को प्रोसेस करता है, चीजों को सीखता है, फिर समझता है, फिर इसके बाद आगे करता है। तो वही चीज यहाँ पे भी तो होगी। एआई क्या करता है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से प्रोग्राम उसमें फिट कर दिया। अब वो प्रोग्राम ही क्या करेगा, उसको समझाएगा, उसको सिखाएगा, और चीजों को वर्क करने के लिए मदद करेगा। तो पुटिंग योर ब्रेन इनटू द मशीन। ठीक है, तो आपने तो बस अपना एक प्रोग्राम बना के उस मशीन में दे दिया। अब वो मशीन क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही क्या, कि एल्गोरिथम के ऊपर काम करना। वो सीखेगा और फिर समझेगा, और इसके बाद फिर आगे क्या करता रहेगा, वो वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना एआई से रिलेटेड, हमने पहले भी करा था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, ये अनुप्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम में क्या करा जाता है? चलो, गेमिंग तो हम लोगों को पता है, गेमिंग तो एक एप्लीकेशन है, हम लोगों ने देखा है आजकल गेम में भी एआई आना स्टार्ट हो गया है। विजन सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर का एक तरीके का विजन, इसको कंप्यूटर विजन के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, जो विजन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो चीज वो रोबोट देखता है वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करता है। अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है इस चीज में? एक्सपर्ट सिस्टम कैसे एप्लीकेशन है रोबो एआई का? एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, जो बड़ी से बड़ी चीजें रहती है ना उसको सॉल्व करने के लिए मदद करता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए ना, तो वो सिस्टम को क्या बोला जाता है? एक्सपर्ट सिस्टम बोला जाता है। कि जो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स एआई में क्रिएट होती हैं या एआई सीखता है उसको उसको प्रोसेस किस सिस्टम में किया जाता है? तो एक्सपर्ट सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, तो एबिलिटी हैव द नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जो सारी की सारी नॉलेज जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम में फील्ड रहती है, उस नॉलेज को यूज करके वो क्या करता है? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है? सॉल्व कर देता है। तो वो होता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट देखो, वेब क्रॉलर आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो एक तरीके का क्या है? वेब क्रॉलर एक किसका उदाहरण है? इंटेलिजेंट एजेंट का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का, सिंपल फ्लेक्स एजेंट का, या मॉडल बेस्ड एजेंट का? क्या होगा इसका आंसर? वेब क्रॉलर क्या करता है? नाम से क्लियर हो रहा है भैया। क्या लगता है, चलो बाद में देखेंगे किस तरीके का एजेंट है, पर आपको नाम से क्या लग रहा है वेब क्रॉलर करता क्या होगा? क्या? और कुछ अच्छा सोचो, नाम पढ़ के ही समझ में आना चाहिए आपको। अब मैंने बताया कि जो एआई है वो इंटरनेट का भी यूज करती है, इंटरनेट का भी इस्तेमाल होता है ना, तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन भी तो निकालना रहता है ना, कि अगर कोई सी चीज अगर आपने दे दी उसको तो वो क्या करेगा? गूगल पे इंडिविजुअली गूगल पे सर्च कर सकता है। ठीक है, और फिर गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके वो आपको समझ सकता है। जैसे कि अगर मान के चलो कि कोई इंसान आपके सामने आ गया, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन से उस इंसान ने उसका मतलब पता भी कर लिया कि इसका नाम ये है। तो अब जैसे आप मान के चलो कोई भी इंसान है XYZ, उसका नाम रख दिया मैंने, जब वो इंसान उसके सामने आएगा रोबोट के सामने तो फेस रिकॉग्निशन के बेसिस पे वो पता कर लेगा कि इसका नाम क्या है, आधार से बेस करके। फिर आधार से उस नाम को वो क्या करेगा? वेब पे सर्च करेगा, और प्रोफाइल में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल या कहीं पे जाके आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरीके का इंटेलिजेंट एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और वही हमारा वेब क्रॉलर है। तो वेब क्रॉलर क्या करता है? सारी की सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, कहां से कलेक्ट करता है? वेब से कलेक्ट करता है। ठीक है, वेब पे जो भी बोल सकते हैं, कि वेब पे सर्च करके जो भी बोल सकते हैं, आपका फेसबुक है या इंस्टा है, उस पे आपकी प्रोफाइल से सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि नहीं रहेगी, उस इंफॉर्मेशन को निकाल के फिर आपसे बात कर सकता है कि हाँ भैया आपका नाम ये है, और उसको फिर सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो वेब क्रॉलर एक तरीके का क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कहां से कलेक्ट करता है? वेब से। और वो किस फॉर्म में हो सकती है? दोनों की फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है और इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, और इसको किस तरीके का एजेंट बोला जाता है? एक तरीके का इंटेलिजेंट एजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो वेब क्रॉलर का काम क्या है? एक तरीके के एआई फिटेड आपका एक सिस्टम रहता है जो कि चीजों को वेब पे सर्च करता है, इंटरनेट पे सर्च इंजन पे सर्च करता है, गूगल पे सर्च करता है कि ये जो चीज है गूगल पे कैसे दे के रखी है, और हम कैसे उसको बोल सकते हैं एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, एक थ्योरी होती है और एक एप्लीकेशन होती है। मैंने आपको बहुत सी बार बताया कि जो बुकों में लिखा है वो एक्चुअल लाइफ में वही की वही चीज हो जरूरी नहीं है। तो एआई भी वही काम करती है, गूगल पे भी उसको सर्च करती है और रियल लाइफ में भी देखती है कि वो इंसान उसको किस तरीके से यूज कर रहा है। तो दोनों चीजों का उसमें मिक्सचर रहता है, इसलिए एआई बहुत ज्यादा एडवांस है। ठीक है, वो थ्योरी को भी कंसीडर करती है और प्रैक्टिकल को भी कंसीडर करती है। क्लियर हो गया? तो वेब क्वेरर है वो एक तरीके क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल रहता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। कहां से? वेब से। वेब मतलब कि इंटरनेट से। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर प्रेसेप्टॉन्स? प्रेसेप्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं प्रेसेप्टॉन्स? ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक तरीके से बोल सकते हो कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? कोई भी सिंपल प्रॉब्लम होती है ना, सिंपल बोल सकते हो या लीनियर प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो एक तरीके का क्या रहता है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स रहती है जो कि सिंपल तरीके की, जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती है ना, जो लीनियर इक्वेशंस रहती है, लीनियर प्रॉब्लम्स रहती है, उनको सॉल्व करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के ऊपर बोल सकते हैं ये बेस रहता है, ये न्यूरॉन नेटवर्क हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो सिंपल तरीके की या लीनियर जो प्रॉब्लम्स रहती है ना उनको सॉल्व करने के लिए मदद करता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है पर इतना याद रख लो इतना। नेक्स्ट देखो, इमिटेशन गेम का मूल रूप से क्या कहा जाता है? व्हाट वाज द इमिटेशन गेम ओरिजिनली कॉल्ड? इमिटेशन एक तरीके का गेम रहता है, उसको ओरिजिनली क्या बोला जाता है? ठीक है, पढ़ा है हम लोगों ने इसको। इमिटेशन मतलब समझते हो? मतलब चीज को करना, कि क्या ये चीज कर सकती है। मतलब एक स्टेटमेंट है, अगर इमिटेशन से करोगे तो क्या आएगा, कैन मशीन थिंक? इस तरीके का क्वेश्चन पूछती है इमिटेशन गेम। क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकती है? तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो हमारे साथ कोई एक नए बोल सकते हैं स्टूडेंट जुड़े हैं लखनऊ से, तो वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, आई एम अ न्यू स्टूडेंट एंड वी आर आई एम फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो जो हमारा इमिटेशन गेम है, तो इमिटेशन गेम क्या है, एक तरीके का बोल सकते हो कि एक गेम है जो कि एनालाइज करने की कोशिश करता है। एनालाइज करने की कोशिश करता है मतलब कि सोचने की कोशिश करता है कि क्या मशीन हमारी तरह सोच सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या बताया था मैंने? कौन सा टेस्ट? टर्निंग टेस्ट। तो टर्निंग टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि टर्निंग टेस्ट में क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि क्या मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। तो वही हमारी चीज वो जो है वो किससे रिलेटेड है, इमिटेशन गेम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्निंग टेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डैनियल बब्रो? तो डैनियल बब्रो ने किस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो किस तरीके का बोल सकते हैं कि इस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था? तो कौन सा आर्टिफिशियल सिस्टम था, स्टूडेंट नाम का। ठीक है, अब स्टूडेंट नाम का है तो क्या करता होगा ये, बच्चों की क्या रहती है, इक्वेशंस रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है। तो इन प्रॉब्लम को इस्तेमाल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। ये क्या करता था, जो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स रहते थे या एल्जेब्रा से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स रहते थे उनको सॉल्व करता था ये। ठीक है, सॉल्व भी कर सकता था और राइट भी कर सकता था। ठीक है, तो डैनियल बुब्रो ने एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था जिसका नाम क्या रखा था, स्टूडेंट रखा था। और वो स्टूडेंट नाम का जो एआई सिस्टम था वो क्या करता था, जो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम होती है हमारी मैथ्स की उनको सॉल्व करता था। ठीक है, अभी देखो आपने बहुत सी बार अभी लेटेस्ट में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, जैसे कि अगर फेमस देखो तो अभी डाउट नेट एक तरीके का ऐप है। वो करता क्या है, आपने देखा होगा कि डाउट नेट मतलब कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप अगर उसका फोटो खींच के उस पर डाल दो तो वो आपको सेम टू सेम आंसर्स प्रोवाइड कर देता है कि नहीं कर देता। तो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। सबसे पहले ये बोल सकते कि 1966 के टाइम पे ये बना था, या बोल सकते कि नहीं लेट था थोड़ा, 80s के टाइम पे ये बना होगा। तो बेसिकली इसका काम क्या था कि ये भी वही काम करता था, उस पर आपको बस टेस्ट करना रहता था, आपको लिखना पड़ता था वो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स को। अभी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि आपको बस फोटो खींच के उस पर डालना रहता है, फोटो खींचोगे जो क्वेश्चन का उसका आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वो भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, डाउट नेट वगैरह। ठीक है, आपने देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है?
कौन सा पार्ट नहीं लग रहा आप लोगों को? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को देखा हम लोगों ने, ये तो पार्ट है। चैट बॉक्स को भी देखा, ठीक है। लिडार को देखा है आपने, लाइट डिटेक्टिंग एंड रिडार के बारे में सुना है आप लोगों ने, तो ये उसका फॉर्म है, ये भी एआई में इस्तेमाल होता है। ये फ्यूचर जनरेशन क्या बोल सकता है कि हमारा फ्यूचर एआई है। जैसे मैंने आपको बताया था क्वांटम कंप्यूटिंग एक तरीके से फ्यूचर है एआई का, वैसे लिडार जो है वो भी हमारे एआई का फ्यूचर बोला जाता है, ठीक है। कौन सी चीज इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारी? डीवीएमएस। डीवीएमएस क्या होता है फुल फॉर्म? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एआई के अंदर इंक्लूड नहीं रहता। एआई में अपना खुद का एक तरीके का सिस्टम रहता है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डेटा पहले से स्टोर नहीं रहता, डेटा जो है वो अपडेट होता रहता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना। तो जो हमारा बोल सकता है कि एआई बोल सकते हैं एआई है, उसका एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? तो डीवीएमएस उसका पार्ट नहीं है, एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। जो लिडार है, लिडार का याद रखने की लाइट डिटेक्शन एंड जो बोल सकते हैं रेडिएशन जो है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो लिडार का जो यूज है वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन में किया जाएगा एआई बेस्ड पे, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म जो है वो लिख लेना, लाइट डिटेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में हमको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, द करंट आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क आर अ पार्ट ऑफ, तो ये हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क, तो ये किसका पार्ट है? वीक एआई सिस्टम का, स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम का, या फ्यूचर एआई सिस्टम का? ये तो किसका पार्ट है ये? ठीक है, तो एक आंसर आ गया, किसका पार्ट है ये? वीक एआई का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा न्यूरॉन नेटवर्क में किसका इस्तेमाल हुआ जाता है? मशीन लर्निंग का। और जो मशीन लर्निंग है वो किसको प्रोसेस करती है? एल्गोरिथम्स को, ठीक है। तो मशीन लर्निंग बोल सकते हैं कि हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। और मशीन लर्निंग किस चीज का इस्तेमाल करती है? एल्गोरिथम का, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चल रहे हैं। व्हाट आर द सब फील्ड ऑफ एआई? तो एआई की सब फील्ड कौन कौन सी है? ठीक है, तो हम लोगों ने सब में देखा मशीन लर्निंग है ही, डीप लर्निंग भी है, बोल सकते हैं कि हमारे एनपीसी भी है, एक्सपर्ट सिस्टम भी है, रोबोटिक भी है, मशीन विजन भी है, और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे के सारे किसके सब फील्ड है? हमारे एआई के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु फर्स्ट प्रोपोगेटेड द मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन? तो जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन की हमने बात की थी, तो ये ये मॉडल जो है वो किसने बनाया था सबसे पहले? ठीक है, न्यूरॉन की बात की थी कि जो बोल सकते हैं कि हमारी ब्रेन की बात करो तो ब्रेन का भी फंडामेंटल यूनिट है, और एआई का भी फंडामेंटल यूनिट किसको माना जाता है? न्यूरॉन को, जो कि सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। तो इसको किसने बनाया था? ठीक है, तो किसने बनाया था? बैरन मैकलोचन और पार्टर पिट्स ने बनाया था, ठीक है। तो जो न्यूरॉन आर्टिफिशियल न्यूरॉन सिस्टम है उसको किसने बनाया था? हमारे बैरन मैकलोच और पार्टर पिट्स ने बनाया था। ये सारे के सारे आपके फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं अब। नेक्स्ट देखो, इट इज अ एआई प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इन्फोसिस। तो इन्फोसिस नाम की एक कंपनी, जैसे हम लोगों ने टीसीएस के बारे में सुनते हो, तो इन्फोसिस जो कंपनी है उसने एक तरीके का एआई प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका नाम क्या रखा है उसने? ठीक है, क्या नाम रखा है? एक आंसर आ गया, निया रखा है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है? इन्फोसिस निया के नाम से, पूरा जो नाम है वो इन्फोसिस निया है, ठीक है। तो इसके आगे इन्फोसिस लगा लेना।
ठीक है, ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोगों ने अभी बताया था कंप्यूटर विजन के बारे में, मैंने आपको बताया था, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये अगर एआई सिस्टम की बात करूं तो ये जो एआई प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा पुराना है। अभी लेटेस्ट में इन्फोसिस ने किस तरीके का एआई सिस्टम बनाया, उसका नाम क्या है? तो इतना याद रखना कि इन्फोसिस ने एक नया तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जो कि एआई पे बेस्ड है, उसका नाम क्या रखा है? टोपस। ठीक है, तो कहीं आपको टोपस देखने को मिल जाए तो याद रखना कि ये जो टोपस है वो किस कंपनी ने बनाया है? इन्फोसिस ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट साइकिल। तो एआई प्रोजेक्ट चक्र में कितने चरण होते हैं? कितने चरण हमको देखने को मिलते हैं, कितने स्टेजेस देखने को मिलते हैं? कितने आपको देखने को मिलते हैं? इसका आंसर करो सभी, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, नोट्स में भी होगा। स्टेजेस प्रोजेक्ट जो भी साइकिल्स रहती है या जो भी एआई रहता है ना, एआई कितने तरीके से चीजों को प्रोसेस करता है, प्रोसेस के कितने स्टेजेस है उसके? देखो, तो अगर आप देखो तो पहला क्या है हमारा? पहला है प्रॉब्लम स्कोपिंग। अगर कोई भी एआई में कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम आने के बाद सबसे पहले क्या करेगा? वो प्रॉब्लम को स्कोप करेगा ना। तो सबसे पहले एआई में कोई भी चीज आती है तो एआई में सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रॉब्लम को समझा जाता है, स्कोप किया जाता है। फिर दूसरा क्या होता है? डेटा एक्विजिशन। ठीक है, तो डेटा को एक्यूट किया जाता है कि मतलब डेटा को प्रॉब्लम समझने के बाद एक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद क्या किया जाता है उसका? डेटा मॉडलिंग, मॉड्यूलिंग। ठीक है, डेटा को किस फॉर्म में तोड़ा जाता है हमारा? मॉडलिंग की फॉर्म में तोड़ा जाता है। फिर हमारा चौथा रहता है डेटा फ्लोरेशन। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या किया जाता है? उसका इवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं कि हमारे एआई के, बोल सकते हैं कि ये स्टेजेस है कि कोई भी डाटा जो रहता है उसको ये 5 स्टेजेस से गो थ्रू होके जाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले डाटा को मतलब प्रॉब्लम को स्कोप किया जाता है, फिर डेटा एक्विजिशन किया जाता है, फिर डेटा की मॉडलिंग होती है, फिर एक्सप्लोरेशन होता है, फिर इसके बाद आखिरी में क्या होता है? उसका इवेल्युएशन होता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होती है किसकी? हमारी एआई की। ठीक है, एआई में कोई भी तरीके की हमारी चीजें आती है तो इस तरीके से 5 चीजों से उसको गो थ्रू होके जाना पड़ता है, ये लेयर्स हमारी होती है। ठीक है, तो ये 5 चीजें याद रखना। नेक्स्ट देखो, इन द ईयर 2021 द सुप्रीम कोर्ट हैज लॉन्च्ड एन एआई पोर्टल सुप्लेक्स, इट्स फुल फॉर्म इज। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक एआई सिस्टम बनाया था, एआई प्लेटफॉर्म बनाया था, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? सुपेस। तो सुपेस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो पहला लोगों को सुप्रीम कोर्ट दिख गया तो सुप्रीम कोर्ट लगा दिया। उसका फुल फॉर्म है भैया सुप्रीम पोर्टल फॉर असिस्ट इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम पोर्टल फॉर असिस्ट इन कोर्ट एफिशिएंसी। ये किसका फुल फॉर्म है? सुपेस का। ये किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया था। क्यों बनाया था ये प्लेटफॉर्म? हमको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, बोल सकते हैं कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, वो केसेस की सही तरीके से सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके का जो हमारा, बोल सकते हैं ये हमारा जो एआई है वो क्या कर सकता है? जजेस को असिस्ट कर सकता है। किस चीज के लिए? जजेस को केसेस पढ़ने के लिए,
क्योंकि अगर कोई भी जज है तो उसको उस केस को पूरा गो थ्रू करना पड़ता है ना, जब भी अपना जजमेंट दे सकता है। तो उस जजमेंट को बोल सकते हैं कि, या उस केस को असिस्ट करने के लिए एक तरीके का एआई बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा था, सुपेस। किस ईयर में बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए। किस मिनिस्ट्री ने बनवाया था, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि बोल सकते कि मतलब बोल सकते कि लॉ को देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ही सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एआई को बनवाया था। याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। और ये क्या करता था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस था उसको असिस्ट करता था, जजेस मतलब केसेस को पढ़ने के लिए, केसेस को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर फ्रेम्स इन एआई। तो एआई में जो फ्रेम्स रहती है वो क्या होती है, एक तरीके से फ्रेम्स जो एआई में इस्तेमाल किया जाता है वो एक तरीके क्या है, डेटा का प्रकार है, संचालन है, या ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है। क्या है हमारी फ्रेम्स, ठीक है। तो जो फ्रेम्स रहती है वो एक तरीके की क्या होती है, हमारी डाटा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि अगर मान के चलो कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ जो चीज पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है तो वो नॉलेज कोई काम की नहीं रहेगी। तो वही जो चीज है वो एआई में कौन करता है, फ्रेम्स करती है। और फ्रेम्स किस फॉर्म में दी रहती है, हमारी डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में दी रहती है, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर में क्या हमारा जोड़ा रहता है, एक तो रहती है उसके अंदर नॉलेज, और दूसरे क्या रहते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स इनबिल्ड रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि हम भी जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो या कोई भी चीज है तो उससे रिलेटेड हमको नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए, जो फैक्ट्स हमको पता होने चाहिए, और पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो एआई है वो किस में, एआई के किस पार्ट में की जाती है, फ्रेम में की जाती है। और जो फ्रेम है वो किस फॉर्म में दिया रहता है, एक डाटा का स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया रहता है। नेक्स्ट देखो, इन विच कॉन्फ्रेंस वाज द एआई रेवोल्यूशन लॉन्च्ड इन 1956। तो 1956 में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें एआई की क्रांति लाई गई थी। उसको किस नाम से जान वो कहां पर हुई थी, जो 1956 में हमारा एआई क्रांति किस सम्मेलन में लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो कौन सा था वो, डालमोंट समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एआई, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस का नाम था। तो डालमोंट में बोल सकते हैं डालमोंट समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एआई, जो कि कहां पर हुई थी, यूएसए, ठीक है। उसमें बोला जाता है कि एआई के फील्ड में क्रांति लाई गई थी उस सम्मेलन में, ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, पीस किसका एब्रिविएशन है, पीस का फुल फॉर्म क्या देके रखा है, ठीक है। चौथा, तीसरा और चौथा तो एक जैसा ही लग रहा है, इसमें देखो एक और जोड़ दो, परफॉर्मेंस मेजर्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर कॉमा एनवायरमेंट कॉमा एक्वेटेटर एंड कॉमा सेंसर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जो मैंने बताया वही है, सी वाला। तो पी का फुल फॉर्म देख लो, पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस मेजर्स, ई का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट, ए का मतलब एक्ट्यूएटर्स, और एस का मतलब सेंसर्स। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, एक्ट्यूएटर सेंसर्स के बारे में, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर्स होता है पी का मतलब। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है, नॉट बताना है, कौन सा रूट नहीं है, ठीक है। तो नाम से ही हम लोगों को लग रहा है, तो आइसोलेशन कोई भी इसका रूट नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। हमने फिलॉसफी भी देखी, इवेल्युएशन भी देखी, और कंप्यूटिंग भी देखी, तो ये एआई का पार्ट होता है, पर आइसोलेशन कोई एक तरीके का पार्ट नहीं रहता इसमें।
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो पढ़ चुके हम लोग। जो एलेक्सा है वो किस, ये सारे के तीनों हैं क्या? पहली बात तो वॉइस वर्चुअल असिस्टेंट है, अलग अलग कंपनी के हैं। एलेक्सा किसका है? अमेजोन का। सीरी, कॉर्टेसा, माइक्रोसॉफ्ट का। तो सारी की सारी बोल सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? एआई का इस्तेमाल होता है। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किसको बोला जाता है? ठीक है, तो इसको सबसे पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, जॉक मैककार्टी में। ठीक है, इसके साथ मैंने 4 लोगों के नाम और बताए थे, तो उनको भी याद रखना अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट? तो कौन इसका एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? कॉर्टेसा कुछ बोल के ये नाम इसमें देकर नहीं रखा। ठीक है, तो बाकी के हमने 3 पढ़े ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बेस इन एआई? तो निम्नलिखित में से कौन सा एआई पक्षपात का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है भैया? ठीक है, तो नाम से ही हम लोगों को लग रहा है कि कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। अब लोग पीपल को भी बोल रहे हैं, पीपल कैसे नहीं है भैया? अभी मैंने बताया कि जो रोबोट है, जो एआई है, वो सीखेगा किससे? लोगों से ही सीखेगा ना, क्योंकि लोग जब तक उसमें इंफॉर्मेशन इनबिल्ट नहीं करेंगे या कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो कब कैसे सीखेगा? तो लोग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, पीपल से ही तो सीखेगा वो। कौन सी चीज नहीं है यहाँ पे? तो कैपेसिटी नहीं है। हम लोगों ने देखा डेटा का इस्तेमाल है ही एआई में, डेटा तो सबसे मेन चीज ही है। फिर एल्गोरिथम भी हम लोगों ने देखा कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए एल्गोरिथम बना के रखी है, और वो एल्गोरिथम जो है या डेटा जो एल्गोरिथम है वो आएगी कहाँ से? लोगों से ही आएगी। जब तक आप चैट बॉक्स में आंसर नहीं पूछो, क्वेश्चंस नहीं डालोगे, तो वो सीखेगा कैसे एआई? ठीक है, तो मेन चीज हमारी पीपल ही है, क्योंकि पीपल ही अगर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो एआई एडवांस बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको एडवांस बनने के लिए, एल्गोरिथम्स को और प्रोसेस करने के लिए डेटा की जरूरत होती है। और डेटा कौन देगा? हम लोग ही इनबिल्ट करेंगे, उसमें डेटा पूछेंगे जब भी तो उसमें मतलब बोल सकते हैं कि वो बोल सकते एफिशिएंसी आ पाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी नहीं है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? हु डेवलप्ड जीपीटी? तो जीपीटी को किसने बनाया था, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना कि अभी लेटेस्ट में कौन सा वर्जन चल रहा है। और आपको इसके मतलब बोल सकते हैं कि फुल फॉर्म के बारे में नहीं, इसमें बस कंपनी का नाम बता के रखा। कंपनी के साथ आप पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और इसमें ये किस कंपनी ने बनाया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों के साथ हम अपने एआई को खत्म करें। तो एआई से रिलेटेड लगभग हमने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए, हमारे फैक्ट्स भी हो गए, और लगभग यहाँ पे हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोग उसमें साइबर सिक्योरिटी का पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी आप लोग पढ़ के आना।